रात के 1 बज चुके थे। अभी तक अभय घर नहीं आया था। उषा जी की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। वे काफी दिनों से देख रही थी कि अभय ने देर से आने की आदत बना ली थी। गेट के खुलने की आवाज होते ही वे उठ खड़ी हुई। ड्राइवर के कंधे पर नदे लदे नशे में धुत अभय को देखते ही वे आपे से बाहर हो उठी। क्रोध भरे स्वर में चिल्लाई, अभय, शीशे में अपना चेहरा देखा है तुमने? क्या हालत हो गई है तुम्हारी? लेकिन तुमने जैसे न सुधरने का कसम खा रखी हो। आखिर क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अभय भी उसी लहजे में नशे के कारण बड़बड़ाती आवाज में बोला, पहले तो तुम मुझे उपदेश देना बंद करो। जरा बताओ तो तुमने मेरे लिए किया क्या है? मैं कह कर कर थक गया हूँ मैं कह कह कर थक गया हूँ कि मेरी शादी करवा दो। लेकिन तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा अपना बेटा होता तो उसके लिए यहाँ वहाँ भागती फिरती। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? तुम तो मेरे पैसे पर ऐश कर रही हो। रोज नए गहने खरीदती हो, घूमती हो, क्लब जाती हो, बड़ी गाड़ी में यहाँ वहाँ घूमती हो। बस हो गई तुम्हारी जरूरतें पूरी। लेकिन मुझे तो रोज अपने तन की भूख मिटाने के लिए यहाँ वहाँ भटकना ही पड़ेगा। छोड़ो, तुम्हारी बकवास के कारण मेरा मूड और खराब हो गया। और फिर लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम में चला गया। आज अभय की बातें सुनकर उषा जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। लेटे लेटे वे घंटों सिसकती रही। अभय उनकी बहन की निशानी है। उन्होंने स्वयं इसी बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी। वे विद्यालय में नौकरी कर उसे सारी खुशियां देने का प्रयास करती रही। पिताजी ने बहुत समझाया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात को अनसुनी कर दिया। यही कहती रही कि इस अबोध को कौन पालेगा। आशा दीदी ने तो इसके पैदा होते ही अपनी आंखें मूंद ली थी। आलोक जीजा जी पहले तो अक्सर इसकी खबर लेने आते थे, लेकिन उनकी निगाहों को देखकर वह समझ गई थी कि उनकी कामुक निगाहें बच्चे से ज्यादा उसे निहारने और छूने में रहती है। कोई भी लड़की मर्द की वासना भरी निगाहों को एक पल में पहचान सकती है। एक दिन जब ढिठाई से उन्होंने उन्हें अपनी आगोश में समेटने का प्रयास किया, तब बिना देर किए उन्होंने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। उस दिन के बाद से आज तक उन्होंने किसी पुरुष को अपने जीवन में झांकने का अवसर नहीं दिया था। अभय ही उनका वर्तमान था और वही उनका भविष्य था। हर पल वे अभय की खुशियों में ही अपनी खुशियां ढूंढा करती थी। उनके अधिक लाड प्यार का नतीजा यह हुआ कि वह जिद्दी और बदतमीज होता चला गया। जो उसने मुंह से निकाला उसे हर हालत में चाहिए। वे भी हर सूरत में उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती। वह पढ़ने में तो ठीक ठाक था, लेकिन हर वक्त बड़ा आदमी बनने का सपना देखा करता। उषा जी ने अभय के बीएससी करने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन करवाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। चलो, कहीं प्लेसमेंट हो जाएगी तो उसकी शादी धूमधाम से करके उनका बुढ़ापा चैन से कटेगा। अभय ने जवान होकर बिल्कुल अपने पापा का रंग रूप पाया था। गोरा, लंबा और आकर्षक 6 फुट का युवक अपनी लच्छेदार बातों से हर जगह अपना रंग जमा लेता था। कॉलेज जाते ही लड़कियों के फोन कॉल से उनका माथा ठनका था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने सोचा था जवानी की उम्र में तो यह सब होता ही है। जब अभय इंजीनियरिंग के दूसरे साल में था, तभी उसकी निगाह अपने साथ पढ़ने वाली नेहा पर पड़ी थी। दोनों के बीच दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई, लेकिन अभय की निगाह तो नेहा से ज्यादा उसके करोड़पति बाप के पैसों पर थी। उसके प्यार में पागल नेहा एक रात घर से ढेर सारे गहने लेकर भाग गई। अगली सुबह ही पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। उषा जी को कुछ पता ही ना था जो वे पुलिस को कुछ बताती। महीनों तक दोनों यहाँ वहाँ भागते रहे, लेकिन आखिर एक दिन वे पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। नेहा के पापा ने पैसे और पहुंच के जोर से बेटी को छुड़ा लिया, परंतु अभय की जमानत भी ना हो सकी और उसे 2 वर्ष का सश्रम कारावास हो गया। उषा जी के लिए बहुत बड़ा धक्का था। पैसे भी बर्बाद हो चुके थे और समाज में उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई थी। वे किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी। परंतु ममता से मजबूर जब अभय सजा काटकर घर आया, तो वे बाहर उसका इंतजार करती मिली थी। अभय उनके कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो पड़ा था। रात के अंधेरे में दोनों थोड़ा बहुत सामान समेटकर रांची चल दिए थे। रांची पहुंचकर नौकरी के लिए यहाँ वहाँ हाथ पांव मारता रहा। बहुत मुश्किल समय था। उषा जी ने भी 1-2 ट्यूशन पकड़ ली थी। तभी अभय को एक प्लेसमेंट एजेंसी में नौकरी मिल गई। तेज दिमाग अभय ने बहुत जल्दी वहाँ के कामकाज
को अच्छी तरह देख समझ लिया और साल भर के अंदर ही उसने अपनी एक कंपनी खोल ली। 3-4 वर्षों में अब उसके पास सब कुछ था। पॉश कॉलोनी में बंगला, बड़ी गाड़ी, परंतु वह अब भी आज तक अकेला था। कई लड़कियों के साथ उसने रिश्ते बनाने की कोशिश की, परंतु शादी तक बात नहीं पहुंच सकी। माया के साथ 6 महीने तक लिव इन में रहा, परंतु वह भी उसे छोड़कर चली गई। उसका अहंकारी और क्रोधी स्वभाव कोई भी रिश्ता चलने ही नहीं देता था। उसका सिद्धांत था पत्नी को गुलाम की तरह पति के इशारे पर नाचना चाहिए, लेकिन वह स्वयं सब कुछ करने को आज़ाद है। प्लेसमेंट के लिए आने वाले लड़के तो उसे कमीशन देकर चले जाते थे, परंतु निधि को अच्छी नौकरी का हसीन ख्वाब दिखाकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए और साथ ही चोरी चोरी उसका एमएमएस भी बना दिया। उसके बाद तो उसकी चांदी हो गई। वह डर के मारे मनचाही रकम अभय को देती रही। अब शातिर दिमाग अभय के लिए धंधा ज़्यादा फायदे वाला बन गया था। कई लड़कियों के साथ उसने यही किया। यद्यपि निधि की शिकायत पर उसके ऑफिस में छापा भी पड़ा था, परंतु वह किसी तरह छूट गया था। अब उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन बदनामी के कारण उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। उषा जी भी चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए तो यह सुधर जाएगा और बीवी बच्चों के साथ शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी बिताएगा। उसके ऑफिस के काले कारनामों का उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अभय जब सुबह के समय अपने होश हवास में होगा तो वे उससे लड़कियों से दूर रहने का वादा लेंगी। तब वे उसकी शादी की कोशिश में गंभीरतापूर्वक जुट जाएंगी। अगली सुबह जब उषा जी चाय लेकर अभय के कमरे में गई तो वह रात की कही हुई सारी बातें भूल चुका था। अभय का प्यारा सा चेहरा देखकर वे पिघल उठी। बोली, बेटा अभय, तुम नेट पर अपना प्रोफाइल रजिस्टर करवा लो, शायद कहीं बात बन जाए। हाँ मौसी, मैंने रजिस्टर करवा दिया है, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि मैं टाइम दे पाऊँ। अच्छा चलो, आज से मैं तुम्हारी शादी के लिए कोशिश करूँगी। मौसी, कोई तलाकशुदा लड़की ही ढूंढो, मैं उससे भी शादी कर लूँगा। आखिर मेरी उम्र भी तो अब 40 की पार होने वाली है। उषा जी भी दिल से चाहती थी कि किसी तरह अभय की शादी हो जाए तो वे दादी बनकर बुढ़ापे में बच्चों के साथ रहें। वे मन ही मन मुस्कुराकर काम में लग गई थी। उन्होंने अभय का प्रोफाइल बनाया, उसके कई सारे अच्छे अच्छे फ़ोटो अपलोड कर दिए। उन्होंने प्रोफाइल को कई साइटों पर डाला। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो वे मैरिज ब्यूरो में जाकर भी उसका बायोडाटा और फ़ोटो देकर उसका नाम रजिस्टर करवा आई। इधर अभय भी अपनी कोशिशों में लगा था। वह फेसबुक पर फर्जी नाम से लड़कियों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करता था। इसी शौक में एक दिन उसने शिखा को फ्रेंड बनने के लिए रिक्वेस्ट भेजी। शिखा ने यूं ही उसकी रिक्वेस्ट मान ली और शुरू हो गई दोनों के बीच बातें। सीधी सादी शिखा ने अपने विषय में सब कुछ सच सच बता डाला। वो अपने माँ बाप की अकेली बेटी है। उसका एक 6 साल का बेटा है और उसने निश्चय कर लिया है कि अब वह फिर से शादी के चक्कर में नहीं पड़ेगी। अभय की मीठी मीठी बातों में वो डूब गई थी। उसे वो अपना दोस्त समझकर कभी बेटे आरव की बातें करती तो कभी मम्मी पापा की। इस दौरान तेज दिमाग अभय ने शिखा से उसके घर का पता जान लिया। फिर तो जल्द ही उसने पता कर लिया कि इंदौर में उसके पिता का 3 मंजिला घर है। उसमें नीचे 2 दुकानें भी हैं। भविष्य में शिखा ही इसकी मालकिन बनने वाली है। वह मौसी से बोला, मौसी, यह रिश्ता मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आप कुछ भी करो, किसी तरह मेरी शादी शिखा से करवाओ। और फिर उसने प्रोफाइल खोलकर शिखा के कई सारे फोटो मौसी को दिखा दिए। इतनी दूर इंदौर की लड़की, भला कैसे बात बनेगी? खैर तू फ़ोन नंबर देना, मैं बात करके देखूंगी। तेज दिमाग अभय ने नेट पर फ़ोन नंबर देखकर एजेंट से बात करके उसके घर के पास एक फ्लैट किराए पर ले लिया और उषा जी को वहां जाकर रहने के लिए भेज दिया। वहां पहुंचते ही उषा जी ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। अभय के निर्देश के अनुसार उन्होंने सबसे पहले शिखा की माँ से दोस्ती कर ली। हेलो हाय करते हुए उषा जी जल्द ही शिखा की माँ सुधा जी के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई। अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर उन्होंने सुधा जी को मनगढ़ंत कहानी सुनाकर उन्हें अपना खास दोस्त बना लिया था। बहन, मेरा एक बेटा है, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन शादी करने को राजी नहीं है। कहता है लड़कियां बहुत धोखेबाज होती हैं, इसलिए शादी नहीं करूँगा। जब वह स्कूल में पढ़ता था तभी कच्चे पक्के प्यार में किसी ने धोखा खा बैठा था। बस तब से जिद कर बैठा है कि वह जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। बस उसकी इसी बात से नाराज़ होकर मैं यहाँ इंदौर रहने आ गई। यहाँ मेरी पुरानी जान पहचान है, इसी वजह से मैं यहाँ आ गई और फिर उनकी सहानुभूति पाने के लिए फूट फूट कर रोने लगी। सुधा जी ने उन्हें चुप कराया
उनके आंसू पोंछकर भी उन्हें उनकी बातें अविश्वसनीय लग रही थी कि भला कहीं ऐसा संभव है कि कोई माँ बेटे से नाराज होकर दूसरे शहर में रहने के लिए चली जाए। उन्होंने अपने पति महेश जी से, बेटी शिखा से भी इस विषय में चर्चा की। शिखा की माँ सुधा जी सीधी सादी घरेलू महिला थी। उनकी दुखती रक्त उनकी बेटी थी। एक दिन उषा जी ने बड़ा अपनापन दिखाते हुए उनसे पूछा, बुरा मत मानिएगा बहन जी, शिखा बहुत उदास सी रहती है। आरव भी पापा की बातें कभी नहीं करता। आपस में दोनों के बीच कोई अनबन है क्या? सुधा जी सिसकते हुए बोली, बहन अब तुमसे क्या छिपाना, हम लोगों ने खूब धूमधाम से शिखा की शादी की थी। अमीर परिवार का अकेला लड़का देखकर हम लोगों ने शादी तय की थी, लेकिन शिखा वहाँ साल भर भी नहीं रह पाई थी। पति की दूसरी औरतों के साथ संबंध को भला कौन सी स्त्री बर्दाश्त कर सकती है। उसने पति को समझाने बुझाने और उसे सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिशें की, परंतु उसकी कोशिश सफल नहीं हुई। उसके पिता महेश जी ने भी भरसक कोशिश की कि दोनों के बीच रिश्ता बना रहे, परंतु शिखा के पति ने तो मानो ना सुधरने का प्रण कर रखा था। एक दिन तो सारी हदें पार करते हुए उसने शिखा की पिटाई कर दी। बस उसी दिन वो अपना ससुराल छोड़कर हम लोगों के पास आ गई। जब वह लौटकर आई तो वह 6 महीने के गर्भ से थी। उसके सास ससुर को अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में सब पता था, परंतु यह सोचकर कि शादी के बाद वह सुधर जाएगा, उन लोगों ने शिखा के साथ उसकी शादी करवा दी थी। उन लोगों ने माफ़ी मांगते हुए शिखा का सारा सामान लौटा दिया और 50 लाख की एक एफडी बनवा कर दी। लेकिन मैं पैसे से उसकी खुशियाँ तो नहीं खरीद सकती ना। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। बेटी को देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह आरोही है जिसकी वजह से घर में थोड़ी रौनक खो जाती है। सब कुछ इतनी जल्दी घट गया कि वह आज भी इस हादसे से उबर नहीं पाई है। उसे कितना समझाती हूँ पर वह शादी करने के लिए राजी ही नहीं होती। महेश जी ने भी बेटी को व्यस्त रखने के लिए उसी विद्यालय में नौकरी लगवा दी जहाँ आरव पढ़ता है। अब सभी लोग नन्हे आरव में ही अपनी खुशी ढूंढने लगे हैं। उषा जी ने कमजोर कड़ी आरव को समझकर अब उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसे कभी पार्क घुमाने ले जाती, कभी होमवर्क करवाने बैठ जाती, तो कभी उसे कहानी सुनाती। सोसाइटी में अपनी पैठ बनाने के लिए उन्होंने अपनी हम उम्र महिलाओं की एक किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। 3 महीने के अंदर उन्हें सोसाइटी में लोकप्रिय और जानी मानी महिला समझा जाने लगा। उषा जी को सोसाइटी की महिलाएं इज्जत की निगाह से देखती थी। इस बीच अभय 2 बार इंदौर आ चुका था। सुधा जी और महेश जी को अपने घर चाय पर बुलाकर उषा जी ने उनसे अभय को मिलवा दिया था। अभय के आकर्षक व्यक्तित्व, उसकी सादगी और सरल स्वभाव पर दोनों लट्टू हो गए थे। लेकिन उनकी बेटी तलाकशुदा है, इसलिए उन लोगों में अभय के साथ शिखा के संबंध की बात करने की हिम्मत नहीं थी। उषा जी ने अपनी योजना के अनुसार सबको शीशे में उतारने के बाद शिखा पर ध्यान देना शुरू किया। अभय अब जल्दी जल्दी आने लगा था। इशारे इशारे में उषा जी ने सबको बता दिया था कि अभय शिखा के साथ शादी करने को तैयार है, साथ ही आरव को भी अपना बेटा मान लेगा। महेश जी और सुधा जी के मन में शिखा की शादी के बारे में सोचकर लड्डू फूटने लगे थे। अभय जब भी आता उसका ज़्यादा समय आरव के साथ ही बीतता। उसके लिए तरह तरह के खिलौने लेकर आता, उसे गार्डन में भी ले जाता, उसके लिए वीडियो गेम ले आता। दोनों साथ साथ वीडियो गेम खेलते। एक दिन आरव तोतली आवाज़ में शिखा से बोला, मम्मा अभय अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे की बात शिखा के दिल को छू गई, परंतु शिखा अभी भी अपने को तैयार नहीं कर पा रही थी। यद्यपि अभय के आकर्षण से वह भी नहीं बच पाई थी। वह अभय को मन ही मन चाहने लगी थी, परंतु उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया था। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और लच्छेदार बातों में वह खो जाती थी। उन दोनों के बीच पनपते हुए रिश्ते पर सुधा जी पूरी निगाह रखती थी। एक दिन शिखा को टटोलने के लिए बोली, यह अभय कुछ ज़्यादा ही आरव के करीब आता जा रहा है। आरव तो बच्चा है, अंकल अंकल करके उससे लिपटा रहता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। माँ, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अभय अकेला है, इसलिए बच्चे के साथ अपना मन बहला लेता है। शुरू में आरव को कभी कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता था, फिर उसने शिखा को भी ले जाना शुरू कर दिया। 1-2 बार वह डिनर पर भी ले गया। यद्यपि उषा जी भी साथ होती थी, परंतु करीबी तो बढ़ ही रही थी। एक दिन उषा जी सुधा जी से बोली, बहन यदि दोनों शादी के लिए तैयार हो जाए तो कितना अच्छा हो। दोनों ही एक बार धोखा खा चुके हैं, इसलिए दोनों के हक में अच्छा होगा। मुझे तो आरव की लगती है, अभय उस पर किस कदर जान छिड़कता है।
सुधा जी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली थी, वे भी यही चाहती हैं कि दोनों आपस में बंध जाए और आरव को भी पापा की कमी पूरी हो जाए। वे मन ही मन सोचने लगी कि अभय के काम धाम की जानकारी करना जरूरी है। क्या पता पहले की तरह यह भी गड़बड़ निकले। उन्होंने एक दिन महेश जी से कहा, आप एक बार रांची जाकर इसकी प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में अच्छी तरह पता कर लीजिए। उसके बाद हम लोग शिखा के साथ इसका रिश्ता करने की बात करेंगे। महेश जी भी बेटी के अकेलेपन को देख परेशान रहते थे। उन्हें भी अभय हर तरह से अच्छा दिखाई दे रहा था। अतः उन्होंने गुपचुप तरीके से रांची जाने का निश्चय किया। परंतु तेज दिमाग उषा जी और अभय ने उनके जाने की तारीख और फ्लाइट का पता कर लिया था। अभय ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रिसीव कर लिया और थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस ले गया। उन्हें अपना आलीशान फ्लैट भी दिखा दिया। उन्हें बड़ी गाड़ी में घुमाता रहा। 5 स्टार होटल में लंच करवाया। महेश जी को किसी दूसरे के पास फटकने का अभय ने मौका ही नहीं दिया। सीधे सरल महेश जी अभय के वैभवपूर्ण जीवन को देख बेटी के भविष्य को लेकर आश्वस्त हो गए। अब उन्हें अभय और शिखा के मिलने जुलने पर कोई आपत्ति नहीं थी, वरन ये स्वयं ऐसे मौके बनाते थे कि दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर आपस में अच्छी तरह रिश्ता मजबूत कर ले। अभय जब भी इंदौर आता आरव के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर लाता। अब वह शिखा के लिए भी कुछ लाने लगा था। महेश जी और सुधा जी दोनों ने मन ही मन उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। इसी बीच शिखा का बर्थडे आया। वह बोली, माँ आप अभय से या आंटी से मेरे बर्थडे का जिक्र मत करना, नहीं तो ये लोग फिर मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आएंगे। बार बार गिफ्ट लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभय तो मौका तलाशता रहता था। उसने चुपचाप सरप्राइज पार्टी का इंतजाम कर लिया। पार्टी में उसने उनके सभी परिचितों और रिश्तेदारों को इनवाइट किया। शाम को उषा जी उसे एक प्यारी सी डिजाइनर साड़ी देते हुए बोली, चलो शिखा इसे पहन लो, आज हम लोग फैमिली डिनर पर चलते हैं, आज तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। अभय के प्रति पनपते प्यार के कारण आज साड़ी देखकर शिखा का मन मचल उठा। आज वह मन से तैयार हुई थी। उसने मनपसंद ज्वेलरी भी निकाल कर पहनी थी। आज वह बहुत खुश थी। तैयार होने के बाद अपना चेहरा शीशे में देखकर वह स्वयं चौंक पड़ी थी। उसे अपना चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। जब वह तैयार होकर नीचे आई तो माँ उसे देखते ही बोली, आज भी मेरी बेटी कितनी सुंदर लगती है। भला कोई कह सकता है कि वह 6 वर्ष के बेटे की माँ है। उनकी आंखें गीली हो उठी थी। अभय और उषा जी पहले ही जा चुके थे। शिखा अपनी मम्मी और पापा के साथ होटल पहुंची। आरव तो उसका हाथ छुड़ाकर तुरंत अभय के पास पहुंच गया। वहां बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी का आयोजन देखकर शिखा चौंक पड़ी थी। उसके रिश्तेदारों और परिचितों की भीड़ उसी के आने का इंतजार कर रही थी। उसने केक काटा तो पूरा हॉल तालियों और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ से गूंज उठा। वह गदगद हो उठी। ऐसा बर्थडे तो उसके जीवन में कभी नहीं मना था। वह अभय के एहसानों तले कुछ ज़्यादा ही दब गई। अब अभय उसे सब तरह से सही लग रहा था। फिर भी पता नहीं क्यों अपने बुरे अनुभव के चलते शिखा को हर किसी पर शक होता था। लेकिन यह क्या, सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी उसका इंतजार कर रहा था। उसके मम्मी पापा ने उसकी और अभय की सगाई की घोषणा कर दी। अंततः उसकी उंगली में डायमंड की कीमती अंगूठी सज गई। उसने भी शर्माते हुए माँ की दी अंगूठी अभय को पहना दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी उसे बधाई दे रहे थे। उसे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। अब शिखा पार्टी का आनंद उठाने में लग गई थी। उसने अभय की बाहों में बाहें डालकर बरसों बाद आज डांस फ्लोर पर उन्मुक्त होकर डांस किया था। इतनी मुश्किल से मिली खुशी के पलों को वो अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाह रही थी। आज उसे अभय की हर अदा अच्छी लग रही थी। आरव को खुश देख उसका रोम रोम अभय के प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा था। अभय के फ़ोन का अब उसे हर पल इंतज़ार रहता। उसकी प्यार भरी मीठी मीठी बातों, मम्मी पापा का शादी के इंतज़ामों का एक्साइटमेंट सब अपने चरम पर था। आरव भी अभय के जाते ही उदास हो उठता और हर समय अपने अंकल के आने का इंतज़ार करता। एक दिन वह अभय से बोला, मैं अब आपको पापा कहा करूँगा। सब बच्चों के पापा स्कूल आते हैं, लेकिन मेरे पापा नहीं आते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं अपने सब दोस्तों से कहूँगा कि ये देखो, ये है मेरे पापा। कह वह उनसे लिपट गया। अब अभय रांची बहुत कम समय के लिए जाता। शिखा कभी उसके संग लहंगा पसंद करने जाती तो कभी उसकी शेरवानी। पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। कार्ड भी छप कर आ गए। मगर अभी तक उसने अब स्कूल में किसी को अपनी इंगेजमेंट की बात नहीं बताई थी। उसकी उंगली में अंगूठी देखकर उसकी साथी टीचर्स ने उसे छेड़ा था तो उसने साफ मना कर दिया।
लेकिन भला ऐसी बात कहीं छिप जाती है? स्कूल की ओनर को उसकी सगाई की खबर लग चुकी थी। उन्होंने उसे अपने कैबिन में बुलाकर कहा, शिखा, नए जीवन के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। शादी करके कहाँ जाने वाली हो? उसने शर्माते हुए कहा, रांची। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में एक बार धोखा खा चुकी हूँ, लेकिन निखिल के प्यार में जीवन के उस कड़वे दौर को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। मैडम, अभय भी बहुत अच्छे इंसान हैं। आरव को तो बहुत ही प्यार करते हैं। उसके भविष्य के बारे में सोचकर तो मैं शादी के लिए तैयार हुई हूँ। क्या नाम बताया तुमने? ज़रा फिर से बताओ तो। जी, अभय। उनकी रांची में प्लेसमेंट एजेंसी है, बहुत अच्छा काम है। चलो, शादी में तो मिलना होगा ही। फिर कुछ देर सोचकर बोली, अपने एंगेजमेंट की फ़ोटो यदि मोबाइल में हो तो दिखाओ, हम भी तुम्हारे होने वाले पति को देखेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस फ़ोन में मेरे पास नहीं है, कल मैं सीडी लेकर आऊँगी या आपकी मेल आईडी पर पोस्ट कर दूँगी। हाँ, यह ठीक होगा, तुम मुझे पोस्ट कर देना, मैं अभय को देखना चाहती हूँ। मैडम, अभय बहुत ही गुड लुकिंग और हैंडसम है। तुम्हारी नई शुरुआत के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अरे हाँ, फोटो ज़रूर मेल पर डाल देना। जी, मैं घर पहुँचते ही डाल दूंगी। नेहा जी, जो कि उसके स्कूल की ओनर थी, एंगेजमेंट का फोटो देखते ही चौंक उठी। यह वही अभय था जिसने उसके जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया था। उन्होंने शिखा को आगाह करने के लिए फ़ोन उठाया, परंतु फिर उनका हाथ रुक गया कि क्या पता अभय सुधर गया हो। ऐसे मामले में सबसे पहले अच्छी तरह पता लगाना ज़रूरी है। लेकिन यह शिखा के भविष्य का प्रश्न था, इसलिए उसने अपनी ननद रोशनी को फ़ोन किया कि इस अभय नाम के लड़के को और उसकी प्लेसमेंट एजेंसी का पूरा ब्यौरा जल्दी से जल्दी पता लगाकर मुझे बताओ। वह रांची में ही रहती थी। रोशनी ने थोड़ी देर में ही फ़ोन करके उसके सारे काले कारनामों के बारे में बता दिया। वो प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में लड़कियों का धंधा करता है। वह अच्छा आदमी नहीं है। कई बार उसके ऑफिस में छापे पड़ चुके हैं, लेकिन वह हर बार छूट जाता है। चूंकि उसका ऑफिस उनके घर के काफ़ी पास है, इसलिए उन्हें सब बातें अच्छी तरह मालूम हैं। नेहा का शक विश्वास में बदल गया। उसने शिखा को फ़ोन कर अपने घर बुलाया। शिखा, तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है, परंतु भविष्य को ध्यान में रखते हुए तुम्हें बताना ज़रूरी है। अभय वही लड़का है जिसने मेरे जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया था। मैं उस पर ध्यान ना देती, परंतु वह अभी भी प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में काले कारनामे चला रहा है। मेरी समझ में तुमसे शादी का नाटक तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा होगा, क्योंकि वह शुरू से ही पैसे का लालची है। मुझसे भी सारे गहने छीन कर भाग गया था। सुनते ही शिखा फूट फूट कर रो पड़ी। फिर बोली, मैडम, क्या मेरे जीवन में ठगा जाना ही लिखा है? पहले ही एक बार ऐसे ही धोखे का शिकार हो चुकी हूँ। शिखा, हिम्मत से काम लो। अब सबसे पहले ऐसा प्लान बनाओ कि वह कुछ कह ही ना सके। शिखा ने अपने आंसुओं को दृढ़ता से पोंछा और बोली, नेहा मैडम, आपके पास कोई पुराने फोटोग्राफ्स हो तो मुझे दे दीजिए। मैडम, आपकी मदद से इस कहानी का अंत कल ही कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कल शाम आप मेरे घर आ सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो शाम 6 बजे आप आ जाइएगा। फिर अभय को फ़ोन करके बोली, अभय, शादी से पहले हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना मैरिज सर्टिफिकेट के बाद में परेशानी हो जाएगी। हाँ, तो शाम को 5 बजे तक आ जाओ। गहने भी फाइनल करनी है। मम्मी पापा हम लोगों के नाम पर अपनी वसीयत भी लिखवा रहे हैं, इसलिए तुम्हारा रहना ज़रूरी है। प्लीज़ आ जाना। मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मी के साथ इन्हीं बातों को लेकर मेरी ज़ोरदार बहस भी हो गई। मेरा मूड बहुत ख़राब है। मूड खराब करने की क्या बात है? सही कह रहे हैं, वसीयत वगैरह कर ही देनी चाहिए। इस जिंदगी का क्या भरोसा। अभय बोला और फिर शाम को 5 बजे शिखा के घर पहुंच गया। उन सब बातों से अनजान शिखा के मम्मी पापा उसकी आवभगत में लगे थे। लालची अभय का दिमाग तो ज्वेलरी और वसीयत में था। अतः बोला, शिखा, ये तो तुम्हारा मामला है। जो गहने या जायदाद पापा दे रहे हैं उसे चुपचाप ले लो, चाहे आज लो चाहे कल। उनके बाद में सब कुछ तो हम दोनों का ही है। वसीयत शब्द पर सुधा जी चौंक उठी थी। उन्हें उसके कहने का अंदाज अच्छा नहीं लगा था, परंतु अपने को संभाल कर बोली, हाँ हाँ, हम लोगों के बाद तो सब कुछ तुम ही लोगों का होगा। पर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। तभी वॉचमैन ने फ़ोन किया कि कोई नेहा जी आपसे मिलने आई हैं। शिखा तो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी उसने मम्मी पापा की खुसर फुसर सुनी कि मम्मी कह रही है
यह तो बड़ा लालची दिख रहा है, जायदाद और वसीयत की बात कर रहा है। पहले ही धंधे के लिए 10 लाख का चेक दे चुके हैं। यदि शिखा को ये सब पता लगेगा तो वह तो शादी से ही मना कर देगी। पापा धीमे से बोले, चुप रहो, देना तो इन्हीं लोगों को है, चाहे आज दे चाहे कल। मैं तो आज उषा जी से बात करके रहूंगी। वे अपने बेटे को समझा ले कि इस तरह की बातें उन्हें पसंद नहीं है। पापा बोले, बात तो सही है, अभी जाने कितने साल जीना है। इनकी निगाहें बदल गई तो हम दोनों तो कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे तो वह तुम्हारी सहेली उषा जी भी मिली हुई लग रही हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। एक बात समझ लो, यदि मेरी बेटी को ज़रा भी परेशानी हुई तो मैं तो अपनी जान दे दूंगा। दोनों के बीच की बातें सुनकर शिखा के समक्ष उसके रिश्ते का सच जाहिर हो गया था। उसने मन ही मन नेहा जी को धन्यवाद दिया कि उन्हीं के कारण वह इस हैवान से बच पा रही हैं। तभी घंटी की आवाज़ सुनते ही उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। नेहा जी को अभय इतने समय के अंतराल के कारण तुरंत पहचान नहीं पाया, मगर शिखा ने जानबूझकर उसको याद दिलाने के लिए कहा, आइए नेहा जी, बड़े अच्छे मौके पर आप आई हैं। मेरे होने वाले पति अभय जी से मिलिए। अब तक अभय को सब याद आ चुका था। वह तेजी से अंदर चला गया। नेहा और शिखा पीछे पीछे अंदर चली गई। कब तक और कहाँ तक भागोगे अभय? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। मैंने रांची से तेरी सारी कर्म कुंडली मंगा ली है। वहाँ प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर जो गंदा खेल खेल रहा है, उसकी सारी जानकारी मेरे पास है। अभय की सच्चाई जानकर पापा चक्कर खाकर गिर पड़े। उसकी माँ भी फूट फूट कर रोने लगी कि इसने तो हम लोगों से अपने को कुंवारा बताया था। नेहा मैडम चीख पड़ी, इस बदमाश को तो आज जन्म कुंवारा ही रहना चाहिए। आंटी, शुक्र करो कि आपकी बेटी इस बदमाश के चंगुल से बच गई। अभय चुपचाप धीरे से खिसकने की कोशिश कर रहा था। तभी शिखा जोर से उसका हाथ पकड़कर बोली, भाग कहाँ रहे हो? कुछ दिन ही सही, धोखेबाजी और काले धंधे के आरोप में तुम्हें जेल तो जाना ही होगा। फिर अपने पापा से बोली, वाह पापा वाह, आपके लिए यह धोखेबाज ज़्यादा सगा था। 10 लाख का चेक आपने बिना सोचे समझे दे दिया। दहेज देने वालों से ज़्यादा दोषी तो आप जैसे लोग हैं, जो ब्लैंक चेक लेकर लड़के वालों के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। उन्हें लालची तो आप लोग बनाते हैं। अभी तक एकदम चुपचाप खड़ी उषा जी गिड़गिड़ाकर बोली, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ़ कर दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अभय नया दाव चलते हुए चीख पड़ा, चुप करो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? हर समय कहती रहती थी शादी कर लो, शादी कर लो, अब हो गई शादी। आज उषा जी को उसका झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसके लिए होम कर दी, फिर भी यह हमेशा यही कहता रहा कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। मैं इसके सभी काले कारनामों का चिट्ठा खोलूंगी, इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगी। इसी बीच पुलिस ने आकर अभय को गिरफ्तार कर लिया। उसके काले करतूतों की सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।